myself बालानी आसन। मैं लास्ट 32 ईयर्स से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। अकाउंट्स इज द मोस्ट एक्साइटिंग एंड यूजफुल सब्जेक्ट। A good accounting system is essential for the growth of a business. क्या आपने क्या कहा? क्या आपको ऐसे कहा गया है 11th में बुक कीपिंग पढ़ाएंगे? बेटा जैसे आपको पता होगा कि लायन के यंग वन को क्या कहा जाता है? कब। सो अकाउंटेंसी के यंग वन को बुक कीपिंग कहा जाता है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर ऐसे क्या, सब्जेक्ट में भी यंग वन? बेटा जैसे साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग होता है, वैसे एक्चुअली अकाउंटेंसी का जो बिगिनिंग है वो बुक कीपिंग से होता है। जब प्रैक्टिकल लाइफ की बात आती है तो जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है उस पर्सन को बहुत टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, ही इज कॉल्ड बुक कीपर। लेकिन जब हम एडवांस लेवल पे जाते हैं उसमें उन अकाउंट्स में से एनालिसिस की जाती है, रिपोर्ट्स बनाई जाती है, इंटरप्रिटेशन की जाती है, और ये जो काम करता है दैट पर्सन इज नोन एज अकाउंटेंट। सो अकाउंटेंसी is the essence for the growth of a business. कुछ बच्चे कभी कभी ऐसा कह देते हैं कि सर अगर हमें अकाउंट्स या बुक कीपिंग नहीं आता हो तो क्या डिफरेंस होगा? बट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेडिकल लाइन का मुझे बहुत नॉलेज नहीं है। मुझे ये नहीं पता है कि लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर लेवल की उसकी लेवल क्या होती है, शुगर लेवल क्या होती है, मुझे नहीं पता, रियल में नहीं पता। बट आई डोंट बॉदर। क्यों? कभी भी मुझे तकलीफ होती है, डॉक्टर इज देयर टू हेल्प मी, वो मेरी डायग्नोसिस कर लेते हैं। बट थिंक ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंट्स। एक डॉक्टर को अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, अकाउंटेंट ने कुछ गलतियां कर दी, डॉक्टर कैन नॉट मेक द एक्सक्यूज। अगर अकाउंट्स ने कहीं पे गलत रिजल्ट दिखा दी, उसकी वजह से कहीं पे गलत टैक्स पे की गई थी, सपोज कम टैक्स पे की गई थी, तो पनिशमेंट उस क्लाइंट को मिलेगी, मतलब डॉक्टर को होगी, उसके अकाउंटेंट को नहीं। यू कांट मेक द एक्सक्यूज कि मुझे बुक कीपिंग नहीं आता है, मुझे अकाउंट्स नहीं आता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि बुक कीपिंग का नॉलेज कितना ज़रूरी है। काफ़ी बच्चे ऐसा समझते हैं कि बुक कीपिंग मतलब, काफ़ी लोग इसको रिकॉर्ड कीपिंग भी कहते हैं, दैट इज़ वन वर्ड यूज फॉर बुक कीपिंग, नथिंग रॉन्ग। इवन बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी इंटरचेंज किए जाते हैं। लोग अकाउंटेंसी को बुक कीपिंग मानते हैं और बुक कीपिंग को अकाउंटेंसी मानते हैं, बट दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रियली स्पीकिंग। आपको क्या नॉलेज है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो बेसिक पार्ट है वो 11th में सिखाया जाएगा, जिसको हम एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग कह सकते हैं। वैसे बुक में नाम आज की तारीख में एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी लिखा हुआ है। सो बुक कीपिंग काफ़ी बच्चे ऐसे समझते हैं कि सर ये तो एक हिसाब है कि कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। दैट इज ट्रू। लेकिन जब हम इसको सिस्टमेटिक ढंग से सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम उसके अंदर ध्यान से देखते हैं। कितने पैसे आए, किसके यहाँ से आए, किस पर्पस से आए। सर ये पर्पस क्या हुआ? सपोज मैंने किसी को कोई चीज़ बेच दी, आई एम यूजिंग द वर्ड चीज़, गुड्स। आज बुक कीपिंग का सब्जेक्ट का थोड़ा इंट्रो है तो 2-3 बेसिक वर्ड्स मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा ही, क्योंकि बार बार लेक्चर में मैं वो वर्ड्स यूज़ करूं तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। गुड्स वो चीज़ होती है
जो कोई भी शॉपकीपर परचेस करता है सेल करने के लिए, समझ में आ रहा है? बट एक दुकानदार फॉर एग्जाम्पल क्लोथ का बिजनेस कर रहा है, तो दुकान के अंदर क्लोथ परचेस करता है सेल करने के लिए। दुकान के अंदर वो फर्नीचर भी परचेस करेगा, क्योंकि उस फर्नीचर में रैक्स में ढंग से क्लोथ रख पाएगा। वो व्हीकल भी परचेस करेगा, जिसकी हेल्प से वो मार्केट जाता है, मार्केट से आता है, बिजनेस के काम के लिए कहीं भी आना जाना है। कंप्यूटर भी परचेस करेगा, जिसमें अकाउंट्स लिखे जाएंगे, जिसके थ्रू आजकल बिलिंग होती है। तो वो चीज़ें सेल करने के लिए नहीं थी। फर्नीचर, व्हीकल, कंप्यूटर, दे कैन नॉट बी कॉल्ड गुड्स। गुड्स आर द थिंग्स विच आर परचेज टू रीसेल देम एट अ प्रॉफिट। बट नेचुरल बिजनेसमैन का पर्पज प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। तो जब मैं आपसे बात कर रहा था कि मेरे पास पैसे आते हैं, तो कितने पैसे आए, कहां से आए, किस पर्पस से आए, वो भी हम इसके अंदर एनालिसिस करके बाद में रिकॉर्ड करते हैं। एक नॉर्मल लेमैन, अगर आप 100 साल पहले की बात सोचेंगे, तो वहाँ पे बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब आप मुझे एक चीज़ दे रहे हैं और बदले में दूसरी चीज़ ले रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। बाद में मनी की इन्वेंशन हुई। मनी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रिजर्व कर सकते हो। बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी। मैं किसी को वीट दे के क्लोथ परचेज कर रहा हूँ, आई एम अ फार्मर। अब दूसरे बंदे से मुझे राइस लेना है, बट ही डजंट नीड वीट, तो बिजनेस इज नॉट पॉसिबल, डील हो ही नहीं पाएगी। तो धीमे धीमे उस लिमिटेशन की वजह से मनी की इन्वेंशन हुई। मनी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रिजर्व कर सकते हो। करेंसी आप संभाल के रख सकते हो। आजकल तो हम बैंक में संभाल के रख सकते हैं, वैसे घर पे भी आप नोट्स 10 साल 15 साल तक रखो तो वो ख़राब नहीं हो जाएंगे। बट यू कैन नॉट प्रिजर्व द वीट फॉर 10 years। तो जैसे मनी की इन्वेंशन हुई, बिजनेस एक्सपांड होता गया। धीमे धीमे जब बिजनेस एक्सपांड हुआ तो कंपटीशन होने लगी। उसकी वजह से क्रेडिट पे, उधार पे गुड्स की सेल होने लगी। अब राइटिंग का इंपॉर्टेंस सामने आ गया कि यार इसको तो लिख के रखना पड़ेगा। मैंने किसी को कोई चीज़ उधार पे दी है, तो कितने पैसे उससे लेने बाकी हैं, किससे पैसे लेने हैं, कितने पैसे लेने हैं, वो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए मेरे पास। कहीं पे मिस्टर ए बिजनेस कर रहा है, वो उधार पे गुड्स दे रहा है, मिस्टर ए का डेथ हो गया, बाद में उसका छोटा भाई या उसका सन आके बिजनेस पे बैठे, अगर रिकॉर्डेड कहीं भी उनके पास रिकॉर्डेड डेटा नहीं है, तो किससे पैसे लें, कितने पैसे लें, कैसे पता चलेगा? तो धीमे धीमे ये रियलाइज़ हुआ कि लिखा जाना चाहिए। तो ओल्डन डेज में रफ वे में लिखा जाता था। रफ वे मतलब जब पैसे आए तो आप ऐड कर दो, पैसे जाए तो माइनस कर दो, तो बाकी बैलेंस कितना बचा वो मिल जाएगा। इसको अकाउंट्स ने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में डेवलप किया, जिसकी वजह से कितने पैसे आए, आपको अभी ऐसे समझाना तो एक सिंपल वे में समझाऊं कि सपोज आप एक पेज के 2 पार्ट कर दीजिए। एक साइड पे पैसे आए वो लिख दीजिए, दूसरी साइड पे पैसे गए वो लिख दीजिए। जो पैसे आए उसका आप टोटल लगा देंगे, जो पैसे गए उसका टोटल लगा दो, जो पैसे आए उसके टोटल में से जो पैसे गए माइनस कर दो, तो आपको बाकी कितना कैश बचा वो मिल जाएगा। ओल्डन डेज में ये एडलेस से किया जाता था। अकाउंट्स ने उसको 2 साइड कर दी, उनका नाम रख दिया। एक साइड का नाम रखा गया डेबिट, दूसरी साइड का नाम रखा गया क्रेडिट। जब हम डिटेल में हर एक चैप्टर सीखेंगे तो हर एक अकाउंट की 2 साइड होती है, हर एक अकाउंट की।
खाली कैश अकाउंट के लिए नहीं बोल रहा था कि कैश आई और गई। दूसरा एग्जाम्पल दे दूँ कि मैंने सपोज मिस्टर पटेल को गुड्स सेल की, वो एक साइड पे लिख दूंगा, मैंने 20,000 की गुड्स सेल की, बाद में उसने 4,000 की गुड्स रिटर्न कर दी, डिफेक्टिव थी, वो दूसरी साइड पे लिखूंगा। इमेजिन कर लो अगेन, एक साइड पे 20,000 लिखे हुए हैं, दूसरी साइड पे 4,000 लिखे हुए हैं, डिफरेंस 16,000। मुझे मिस्टर पटेल से अभी भी 16,000 लेने बाकी है। चलो नेक्स्ट डे पे उसने 10,000 कैश पे कर दिया, तो जिस साइड पे मैंने वो रिटर्न वाला अमाउंट लिखा था ना कि गुड्स रिटर्न आई, उसी साइड पे 10,000 लिख दूंगा। एक साइड पे 20,000 जो गुड्स सेल की थी, दूसरी साइड पे 4,000 की गुड्स रिटर्न आई थी, उसी साइड पे 10,000 कैश आई। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6,000 रुपीज़, ये मुझे अभी भी मिस्टर पटेल से पैसे लेने बाकी हैं। इन दो साइड के नाम रखे गए, डेबिट साइड और दूसरी साइड का नाम क्रेडिट साइड। अब कौन सी आइटम कहाँ लिखनी है, बट नहीं, चलो उसके रूल्स होंगे। सर रूल्स क्यों? सपोज कंट्री के अंदर रूल्स नहीं है कि आपको किसी भी साइड पे व्हीकल चलाना है, अलाउड। इमेजिन कर लो क्या होगा, एक्सीडेंट्स। अच्छा, मैं कोई चीज़ डेबिट साइड पे लिखता हूँ, वही चीज़ मेरा ब्रदर, उसको पसंद नहीं है डेबिट साइड, वो क्रेडिट साइड पे लिखता है। इज द इंटरप्रिटेशन पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो उसके सिस्टमेटिक रूल्स हैं जो हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कोई भी बिजनेसमैन, ही विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। अगेन आप लोगों की इस सब्जेक्ट की बिल्कुल बिगिनिंग है बेटा। अभी इमेजिन कर लो, आप 11th में बुक कीपिंग स्टार्ट करोगे, 12th में आएगा, इसके बाद कॉलेज लेवल FY, SY, TY, उसके बाद CA का कोर्स होता है अकाउंट्स के एक्सपर्टाइज के लिए, और CA कंप्लीट करने के बाद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट डेली लाइफ में कुछ सीखते रहते हैं। डेली उनके सामने न्यू सिचुएशन आती है, दे लर्न समथिंग न्यू, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस सब्जेक्ट। मैं आपसे बात कर रहा था प्रॉफिट और लॉस की। एनी पर्सन हु इज डूइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन अर्निंग द प्रॉफिट। एक नॉर्मल लेमैन के लिए प्रॉफिट क्या होता है? आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था, आई थिंक मैथ्स में 5th या 6th स्टैंडर्ड में आता था, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वो चीज़ वहाँ तक बराबर थी, नथिंग रॉन्ग। लेकिन अकाउंट्स आपको इसका बहुत कुछ डिटेल्स सिखाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैंने कोई चीज़ 60,000 में परचेज की, 80,000 में सेल की, डिफरेंस 20,000 प्रॉफिट, बराबर। आप भी वही मान रहे हो, लेकिन बेटा ये प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट नहीं है। क्यों? इसके अंदर आपने खाली उस चीज़ की कॉस्ट को कंसीडर किया। जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। मेरे दुकान के बिल्डिंग की रेंट होगी, मेरे स्टाफ की सैलरी होगी। अगर दुकान मेरा खुद का है तो रेंट नहीं होगी, डेप्रिसिएशन होगा। सर ये फिर क्या नया आ गया? बट इसको डेप्रिसिएशन को मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं। सपोज मैंने दुकान में 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीस का फर्नीचर परचेज किया, और वो फर्नीचर एक्सपेक्टेड 10 साल तक चलेगा। तो एक्चुअली ये 2 लाख रुपीस मेरा एक्सपेंस है, लेकिन 10 ईयर्स का। आई डोंट हैव टू पे ₹2 lakh every year. I purchase furniture worth ₹2 lakh, which is going to be useful for next 10 years. तो हर साल का मेरा एक्सपेंस 20,000. This is called depreciation. I know all of you are beginner.
काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं सर एक्सपेंस तो हम कैश में पे करते हैं ना, जैसे स्टाफ को सैलरी देते हैं वो कैश में देनी पड़ती है, कैश से दो या चेक से दो, है एक्सपेंस। लाइट का बिल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कैश में पे करो, चेक से पे करो, आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हो, वो एक्सपेंस। सर ये डेप्रिशिएशन तो हमने किसी को पे नहीं किया, बट वही हमें सीखना है। वही मैंने कहा 11 से स्टार्ट हो के जब TY और उसके बाद CA लेवल तक अकाउंट्स आता हो तो प्रॉफिट गिनना ऐसा इतना ऐसे भी नहीं होगा ना कि सिंपली प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। मैक्स के हिसाब से वो कुछ भी गलत नहीं था, वो उस टाइम की आपकी एक मैच्योरिटी लेवल थी। आज वो सिखाया गया तो मुझे आपको सिखाने में थोड़ा इजी लग रहा है, शायद आपको वो नहीं सिखाया गया होता ना तो शायद मैं इतना भी नहीं समझा पाता, या मैं समझा पाता आप समझ नहीं पाते। दूसरा क्वेश्चन, प्रॉफिट या लॉस के लिए एक और एग्जांपल दे दूं। जब हम अकाउंट्स स्टडी करेंगे तो हमारे सामने एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि प्रॉफिट और लॉस कब गिनना चाहिए। सर कब मतलब क्या हर एक ट्रांजैक्शन के बाद? ट्रांजैक्शन मतलब इन सिंपल वर्ड्स लेन देन। मैंने आपसे फर्नीचर लिया, आपको उसके बदले पैसे दिए, कैश दी, इट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अगर मैंने उधार पे फर्नीचर लिया तो भी ट्रांजैक्शन है। मैंने कैश की पेमेंट नहीं की है, ये पेमेंट खाली पोस्टपोन की गई है, कुछ दिनों के बाद 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद मुझे आपको पैसे देने तो पड़ेंगे, सो वी कॉल इट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हर एक चीज की हम इस सब्जेक्ट में एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे। तो मैं भी बात कर रहा था प्रॉफिट या लॉस कब ढूंढना चाहिए। तो बेटा जब ये सब्जेक्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि प्रॉफिट या लॉस हम हर एक ट्रांजैक्शन के बाद नहीं गिन सकते, इट इज़ कैलकुलेटेड ईयरली। वाई? वो वहाँ पे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, यहाँ पे एक छोटी सी हिंट दे दूँ कि अकाउंट्स के बनाने के, बुक कीपिंग बनाने के पर्पज़ अलग अलग पर्पज़ है जो शॉर्ट में अभी मैं डिस्कस करूँगा। वन ऑफ देम इज टू नो, रादर आई विल से टू मेक द बिजनेस पॉलिसीज़। बिजनेस पॉलिसी जानने के लिए मुझे प्रॉफिट या लॉस जानना ज़रूरी है फ्यूचर प्लानिंग के लिए। ऑल ऑफ यू विल एग्री कि हर एक बिजनेस के अंदर सीजनल इफेक्ट्स होते हैं। सीजनल बिजनेस में खाली क्रैकर्स का बिजनेस, अम्ब्रेला का बिजनेस, वूलन क्लोथ्स का बिजनेस सीजनल नहीं होता है, हर एक बिजनेस सीजनल है। आप किसी क्लोथ मर्चेंट से पूछेंगे ना तो आपको कहेगा कि 4 मंथ्स में उनका कई बार बिजनेस रिमेनिंग 8 मंथ्स से ज़्यादा होता है। वो 4 मंथ्स दिवाली, लगन गाड़ो, जारे मैरिजेस हुए, ऐसे टाइम पे उनका बिजनेस रिमेनिंग 8 मंथ से ज़्यादा होता है। अब मैं अपनी पॉइंट पे आ रहा हूँ, किसी पीक सीजन में उसका अच्छा था प्रॉफिट हुआ, उसने देखा अच्छा था प्रॉफिट हुआ है, वो कैलकुलेट किया, नेक्स्ट मंथ सिलेक्ट सीजन थी, उसने देखा लॉस हुआ है, उसका नेक्स्ट मंथ भी सिलेक्ट सीजन है, लॉस। अब वो ऐसे डिसाइड कर दे कि यार ये बिजनेस तो अब काम का नहीं रहा, मैं ये बिजनेस बंद कर दूं, तो उसने गलत डिसीजन लिया। सर ईयरली क्यों? तो ईयर के अंदर ना सभी सीजनल इफेक्ट्स आ जाते हैं। 1 year कंसिस्ट ऑफ 12 months विच इंक्लूड्स ऑल द 4 seasons। तो खाली क्लोथ के अंदर नहीं, थिंक ऑफ फ्रूट मर्चेंट, मैंगोज का सीजन समर में, तो सभी फ्रूट वालों का हाईएस्ट बिजनेस मैंगो के सीजन में होता है। बाकी टाइम भी लोग फ्रूट खाते हैं, लेकिन मैंगोज के सीजन के अंदर समर सीजन में उनका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बेटा ये बुक कीपिंग के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब
नहीं चले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर बुक कीपिंग सीख रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस खाली यही हैं, तो मैं शॉर्ट में आपको उसके एडवांटेजेस डिस्क्राइब कर रहा हूँ। बट बुक कीपिंग के काफ़ी एडवांटेजेस हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉफिट और लॉस नॉर्मल पर्सन क्या मानता है कि जैसे मैंने अभी आपको कहा 60,000 की कोई चीज़ मैंने परचेज़ की, 80,000 में सेल की, तो 20,000 प्रॉफिट। लेकिन चलो एग्जाम्पल में चेंज कर देता हूँ। सपोज मैंने 4 व्हीकल परचेज किए 1 लाख रुपीज़ ईच, 4 लाख रुपीज़ में। मैं व्हीकल का बिजनेस करता हूँ, बाइक बेच रहा हूँ। अब मैंने उनमें से 3 बाइक 1,30,000 ईच सेल कर दी। टोटल अमाउंट 1,30,000 इंटू 3,90,000। मैंने परचेज की थी 4 बाइक 4 लाख की, 1 लाख ईच। उसमें से 3 बाइक मैंने सेल कर दी, टोटल 390। अगर मैं आपको मैक्स का फार्मूला सिखाऊं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग अमाउंट was 390 and cost was 4 lakh. It seems 10,000 is a loss. But this is not correct. Why? 1 लाख की बाइक अगर मैंने 130 में सेल की तो बट नेचुरल 30,000 प्रॉफिट है। मैंने अभी और एक्सपेंसेस कंसीडर नहीं किए, वो तो अलग है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट के डिफरेंस को मैंने कहा सब्जेक्ट के डिटेल में जब जाएंगे वी कॉल इट ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे भी ग्रॉस प्रॉफिट भी करेक्ट नहीं आया, क्योंकि जो 1 अनसोल्ड बाइक थी उसको मैंने कंसीडर नहीं किया। जो अनसोल्ड बाइक है इट इज कॉल्ड स्टॉक। तो बेटा आप नॉर्मल ले में अगर वो प्लस माइनस वाले मेथड से जाएगा ना, तो शायद ये सब चीज़ें वो ध्यान से कंसीडर नहीं कर पाएगा। बट व्हेन यू स्टडी दिस सब्जेक्ट यू लर्न ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। तो जो अनसोल्ड स्टॉक होता है उसका भी रिकॉर्ड मिलता है। लोग स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, रजिस्टर से उनको पता चल जाता है कि अंदर दुकान में कितनी गुड्स पड़ी है, कितनी वैल्यू की पड़ी है। उससे उनको बिजनेस करने में बहुत सी हेल्प मिलती है। वी कॉल इट स्टॉक रजिस्टर। तो अकाउंट्स के काफ़ी एडवांटेजेस हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, किससे कितने पैसे लेने बाकी हैं, किसको कितने पैसे देने बाकी हैं। इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट आर टोटल रिसिप्ट्स, व्हाट आर टोटल पेमेंट्स, व्हाट आर माई रिसीवेबल्स, कितने पैसे मिलने बाकी हैं, वी कॉल इट रिसीवेबल। कितने पैसे देने बाकी हैं, पेएबल्स, कितना अमाउंट देना बाकी है। सिमिलरली अगर मैंने लोन लिया है तो लोन का अमाउंट कितना अभी भी आउटस्टैंडिंग है। एनीवन वुड लाइक टू नो कि मेरे पास क्या क्या एसेट्स है, व्हाट आई ओन, ओनर वर्ड यू नो, व्हाट आई ओन, OWN, एंड व्हाट आई ओ, मुझे क्या देना बाकी है। तो अकाउंट से आपको यह भी पता चलता है कि कितने लोन आउटस्टैंडिंग है। आप अकाउंट्स ढंग से बनाते हैं तो आप बिजनेस पॉलिसी अच्छी तरह बना सकते हैं। देन यू कैन कम टू नो अबाउट वेस्टेज ऑफ एनी रिसोर्स। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसका प्रॉपर यूज हो रहा है या नहीं। अगर आपके पास ढंग से अकाउंट्स बने हुए हैं तो आप ये भी जान सकते हैं। इसकी डिटेल स्टडी एडवांस लेवल पे कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स से आती है। बट इफ़ यू आर इंटेलिजेंट तो कई बार आप बुक कीपिंग नॉर्मल में से भी थोड़ी सी आपको आइडिया तो आ जाती है कि आपके रिसोर्सेज उनका प्रॉपर यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अनदर थिंग कि गवर्नमेंट कई बार हमें टैक्स के बेनिफिट्स देती है, डिडक्शंस देती है। अगर आप प्रॉपर बुक कीपिंग रखते हो तो आपको ये पता होगा कि कहाँ पे हम टैक्स एडवांटेज ले सकते हैं। अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज योर बिजनेस पॉलिसीज। मैं टैक्स की चोरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स का मैं बेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को लोग फीस पे करते हैं क्यों?
वो टैक्स चोरी नहीं करवाते हैं, दे मेक द बेस्ट यूज ऑफ द गवर्नमेंट रूल्स। वो आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि यार इस तरह से ये ट्रांजेक्शन तू करेगा तो उसमें टैक्स बेनिफिट होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई एसेट की लाइफ 5 साल है, मैंने 2 लाख का फर्नीचर लिया था, शायद मैंने 10 साल का हो, 10 साल तक वो 2 लाख चलेगा, तो हर साल का डेप्रिशिएशन 20,000। तो डेप्रिशिएशन का बेस्ट यूज़ कैसे करें, कब कौन सी एसेट को रिप्लेस किया जाए, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से यूज़ करना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको हिंट देता है, उसी के तो वो लोग पैसे लेते हैं कि आप कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करो जिससे आपको टैक्स के बेनिफिट्स हो। तो अगर आपके पास ढंग से अकाउंट्स हैं तो आप इन सब चीज़ों का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इवन you can come to know what is your income, what is your income tax, what is your taxable income। ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं जो मैंने ट्राई किया था कि कम से कम यूज़ करूं, लेकिन ये चीज़ अगर बतानी है तो ये टेक्निकल वर्ड्स, टैक्सेबल इनकम कि जिस इनकम पे मुझे टैक्स पे करनी है, कुछ इनकम्स एग्जेम्प्टेड होती है, उस पर टैक्स नहीं होती है, देन वी हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। ऑफ कोर्स वो सब के सब चीज़ें 11th में नहीं आएगी, कुछ 12th में आएगी, कुछ कॉलेज लेवल पे आएगी, और कुछ अगर आप आगे स्टडी कर रहे हो तो सीए जैसे प्लेसेस पे आएगी। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी यूज एज लीगल एविडेंस व्हेनेवर देयर इज अ नीड। कहीं भी कुछ डिस्प्यूट हुआ तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करके मैं उसको एज ए लीगल एविडेंस यूज़ कर सकता हूँ। बहुत ही एक अच्छा एडवांटेज आप समझ सकते हैं। सिमिलरली अगर अकाउंट्स रखे जाए तो आपको ये पता चलेगा कि किसी ने गलती से गलती तो नहीं कर ली है। सर ये गलती से गलती कर लिया मतलब मिस्टेक कर ली है, और वो गलती से की हो ना तो इट इज कॉल्ड मिस्टेक। अगर जानबूझ के गलती की हो तो वी कॉल इट फ्रॉड, गोलमाल की है। तो बेटा अगर आपके पास अकाउंट्स होंगे ना तो आपके पास स्टॉक का रजिस्टर होगा, स्टॉक पता चलेगा, आपको कैश का पता चलेगा, बैंक बैलेंस का पता चलेगा। तो किसी भी पर्सन ने, स्टाफ हो और कोई आदमी हो, किसी ने आपके बिजनेस का कहीं पे मिसयूज़ किया होगा या कई बार गलती से गलती हुई होगी, मतलब वो फ्रॉड नहीं किया है, मिस्टेक हो गई है, लेकिन आपके पास अकाउंट्स होगा तो आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आराम से ढूंढ पाओगे। सो अकाउंट्स सीखना क्यों ज़रूरी है वो मैंने कहा। लास्ट पॉइंट इंट्रो के अंदर, 11th के अंदर कई बार बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आजकल तो अकाउंट्स कंप्यूटर पे बनाए जाते हैं ना, तो हमें सीखने की क्या ज़रूरत है। बेटा एक चीज़ बताऊं, कंप्यूटर इज़ नॉट अ गॉड। कंप्यूटर आपको अकाउंटिंग इफेक्ट्स देगा, लेकिन एंट्री, वो जो ट्रांजैक्शन है वो इंसर्ट आपको करनी होगी। आपको अगर अकाउंट्स नहीं आता है तो आप कंप्यूटर पे अकाउंट्स भी नहीं बना पाओगे। बेसिक नॉलेज, जब हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे आई विल डिस्कस कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, उसकी जर्नल एंट्री होगी। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती है तो यू कांट यूज इवन कंप्यूटर फॉर योर अकाउंटिंग सिस्टम। उसके लिए आपको एंट्री तो आनी चाहिए। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि कंप्यूटर पे अकाउंट हो रहा है तो अकाउंट्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। कंप्यूटर खाली, जब हम वो सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि जर्नल एंट्री होती है, ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री होती है, या फिर किसी सब्सिडरी बुक में लिखा जाता है, उसके बाद उसकी पोस्टिंग होती है, अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। तो कंप्यूटर वो पोस्टिंग का काम ऑटोमेटिक कर देता है। एंट्री तो हमें बनानी है। अगर हमने एंट्री गलत बनाई तो कंप्यूटर रॉन्ग रिजल्ट देगा। दैट इज वाई वी कॉल इट गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप कंप्यूटर को डेटा ही गलत दोगे तो नेचुरली वो रिजल्ट गलत देगा। तो बेटा ये पहले तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अकाउंट्स कंप्यूटर पे आ गया डजंट मीन कि अकाउंट्स ऑटोमेटिक हो जाएंगे।
तो जो कुछ भी हम 11th में सीखेंगे वो आपके आगे के कैरियर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बेस है। जैसे मैं ऐसे कहूँ कि किसी बच्चे को अल्फ़ाबेट नहीं आता हो, ABCD नहीं आता है, आप उसको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करो, नहीं सिखा पाओगे। आपको ऐसे लगेगा कि बच्चे के पास दिमाग नहीं है, बच्चे को ऐसे लगेगा कि आपको सिखाना नहीं आता है। सिमिलरली आगे चल के आपको अकाउंट्स में फील्ड में कहीं भी जाना हो, आपके बिजनेस के लिए ढंग से अकाउंट्स यूज़ करने हो, तो 11 का अकाउंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेस। मैं पर्सनली ऐसे मानता हूँ 12th से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स 11th का है, जहाँ पे आप बेस सीखते हो। सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने काफ़ी ढंग से क्लियर किया है। नो डाउट ऑल ऑफ यू आर बिगनर्स, सो आपकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है। बहुत टेक्निकल वर्ड्स मैं यूज़ नहीं कर सकता अभी, बिकॉज आई नो ऑल ऑफ यू आर न्यू, बट आई होप जितना मैंने कहा है लगभग एक लेमैन के लैंग्वेज में यूज़ किया है और आपको आराम से समझ में आएगा। तो बेटा अभी अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ में आया है, मतलब मुझे तो श्योर है आपको समझ में आया ही है, तो नीचे नीरू क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे। 1 जून से हम आपके लिए 7 डेज के डेमो लेक्चर्स ला रहे हैं। उसमें आपको अकाउंट्स का बिगिनिंग अभी तो स्टार्ट होगा, मैंने कहा पूरा ईयर चलने वाला है, तो वो सब कुछ सीखने के लिए आप नीचे लिंक दी हुई है, उसमें आप गूगल फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आपको नेक्स्ट 7 डेज के डेमो लेक्चर्स विदाउट एनी कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यू विल गेट द लिंक, और वो आप देख के आपको आइडिया आएगी कि आगे आप लाइफ में कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ओके।